बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये एक वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है बेल का, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली फिर से एम्फेसाइज किया है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2022 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि बेल जो है वो एक रूल है, यानी बेल दी जानी चाहिए, और जेल जो है, किसी को जेल में रखना, ये एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग किसी को जेल में रखेंगे। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने कवर किया था कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। देखिए ये डील करता है व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब ये जो सेक्शन है ये पहले सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 437 था, अब बीएनएसएस के अंदर ये सेक्शन 480 हो गया है। देखिए बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, जैसा कि आपको याद होगा हमने बताया था कि बेल के पर्पस से ऑफेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। आमतौर पे सरल से शब्दों में, यानी जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं यानी वो सीरियस नेचर के। हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस जाना था कि बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल जो होता है, जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है उसका राइट होता है, वो उसको एज अ राइट क्लेम कर सकता है। ये जो सेक्शन है ये डील करता है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो बेल को एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकता है कि उसको छोड़ा ही जाए। अगर वो बेल की शर्तों को पूरी करने के लिए तैयार है तो वो इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है कि उसको हर हाल में छोड़ा जाए। यहां पे क्या होगा, यहां पे कोर्ट और जो एसएचओ होगा यानी जो पुलिस ऑफिसर होगा उसका डिस्क्रेशन होगा कि वो छोड़ भी सकता है बेल पे, नहीं भी। आइए अब देखते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। देखिए इसका सब सेक्शन 1 यानी इस सेक्शन 437 या 480 बीएनएसएस का सब सेक्शन क्या कहता है। ये कह रहा है व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस। जहां पे कोई इंसान चाहे अक्यूज्ड बना हो या सस्पेक्ट हो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस को करने के लिए। देखिए अब ये पता कैसे चलेगा कि ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। तो देखिए बीएनएसएस के अंदर जब आप लास्ट में जाएंगे तो आपको फर्स्ट शेड्यूल मिलेगा। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन सा बीएनएस का ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। तो वहां से आपको पता चलेगा। तो ये कह रहा है कि जहां पे कोई पर्सन अगर जो अक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है कमीशन ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, उसको अरेस्ट कर लिया गया या डिटेन कर लिया गया बिना वारंट के, बिना वारंट के। अगर वारंट होगा तो वारंट के अंदर डायरेक्शन होता है ऑलरेडी कि वारंट बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। तो वारंट अगर इशू किया गया है तो उस जगह पे अगर मान लीजिए नॉन बेलेबल वारंट है तो उसको अरेस्ट करके कोर्ट में लाया जाएगा। तो अदरवाइज वारंट के अंदर डायरेक्शन रहता है कि क्या करना है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर उसको अरेस्ट या डिटेन किया गया बिना वारंट के बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, मान लीजिए पुलिस के ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट या डिटेन किया, या वो खुद ही से अपीयर होता है कोर्ट के सामने, अदर देन द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास अलग से पावर दिया गया है बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 483 में और सीआरपीसी के अंदर 439 के अंदर, कि कोई भी तरीके का ऑफेंस हो, बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, उसके अंदर वो बेल ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है रेड कलर में, ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। लेकिन वही अगर आप पढ़ेंगे बेल इन बेलेबल ऑफेंस तो वहां पे लिखा है ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। यहां पे क्या लिखा है, मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, यानी यहां पे पुलिस ऑफिसर या कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पे ये पता चला कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस भी बेल दे सकती है और कोर्ट भी बेल दे सकता है, तो ये दोनों ही बेल पे छोड़ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है बट, लेकिन सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज, लेकिन उसी इंसान को छोड़ा नहीं जाएगा। अब यहां पे शैल आ गया है, कब नहीं छोड़ा जाएगा, तब नहीं छोड़ा जाएगा अगर ऐसा रीजनेबल ग्राउंड्स बन रहा है, जिसको अरेस्ट या डिटेन किया गया है ऐसा रीजनेबल ग्राउंड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में वो गिल्टी है, कि उसने कोई गलती करी है। किस तरह की गलती करी है, ऐसा कोई ऑफेंस करा है जो पनिशेबल है विद डेथ या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यानी अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने मर्डर कमिट कर दिया है तो उस जगह पे उसको बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। फिर यहां पे देखिए वर्ड इस्तेमाल हो गया शैल। ऐसे जनरली क्या है, उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन इस जगह पे नहीं छोड़ा जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज, थ्री कंडीशन, उसको उस जगह पे भी नहीं छोड़ा जाएगा। इफ सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, की जो ऑफेंस उसने अभी किया है जिसके लिए उसको अरेस्ट या डिटेन किया गया वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो प्रीवियसली कॉन्विक्ट हो चुका है, उसको इससे पहले सजा हो चुकी है। किस ऑफेंस के लिए, पनिशेबल विद डेथ या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कोई ऐसे ऑफेंस के लिए उसको सजा हो चुकी है जो पनिशेबल विद डेथ था, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ के द्वारा पनिशेबल था, और इंप्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर, उस जगह पे भी उसको बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। अब तीसरी सिचुएशन जिस जगह पे उसको बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा कौन सी है,
ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, उसको पहले सजा हो चुकी है, दो या दो बार से ज्यादा, दो या दो बार से ज्यादा उसको पहले सजा हो चुकी है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जिसके अंदर 3 से या 7 साल के बीच की सजा बताई गई थी। तो यानी दो या दो से ज्यादा बार किसी ऐसे ऑफेंस के लिए उसको सजा हो चुकी है जिसके अंदर 3 से 7 साल तक की सजा थी, उस जगह पे भी उसको बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। तो क्या हम लोगों को समझ में आया कि आमतौर पे नॉन बेलेबल ऑफेंस में किसी को छोड़ना जो है ये कोर्ट और ऑफिसर का डिस्क्रेशन होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में उसको नहीं छोड़ा जाएगा। पहला, जहां पे रीजनेबल ग्राउंड बन रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि वो गिल्टी है किसी ऐसे ऑफेंस को करने के लिए जो पनिशेबल विद डेथ है या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जैसे मर्डर, उस जगह पे उसको नहीं छोड़ा जाएगा बेल पे। दूसरा, जिस ऑफेंस के लिए मान लीजिए उसको अरेस्ट या डिटेन किया गया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और प्रीवियसली वो कॉन्विक्ट हो चुका है, उसको प्रीवियसली सजा मिल चुकी है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल विद डेथ थी या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 7 साल से ज्यादा की सजा थी, तो उस जगह पे भी उसको बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरा, अगर वो दो या दो से ज्यादा बार किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कॉन्विक्ट हो चुका है, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जिसके अंदर 3 से 7 साल तक की सजा बताई गई थी, तो उस जगह पे भी उसको बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अब कह रहा है कि कोर्ट लेकिन डायरेक्ट कर सकता है, पुलिस के बारे में नहीं बोला, कोर्ट के बारे में बोला है। यानी ये जो क्लॉज 1 क्लॉज 2 आपने देखा ना, ये इसी के सबसेक्शन 1 के अंदर एक क्लॉज 1 दिया गया है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद इसमें क्लॉज 2 दिया गया है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अब ये क्लॉज 1 क्लॉज 2 की जो अभी हम लोगों ने 3 सिचुएशन पढ़ी है, इन्हीं 3 सिचुएशन की बात ये कह रहा है कि इसमें हम लोगों को पता चल गया कि इसके ऊपर बेल नहीं दी जाएगी। उसके बाद भी बोला गया है कोर्ट, पुलिस नहीं, कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकता है उन पर्सन को जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में दिए गए हैं कि उनको बेल पे छोड़ा जाए, अगर वो इंसान कोई चाइल्ड है, कोई औरत है, कोई सिख है या इन्फर्म है, उस जगह पे कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि उनको बेल पे छोड़ा जाए, इवन दो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं और वो इन 3 कैटेगरीज में जा रहे हैं जो अभी हम लोगों ने 3 कैटेगरीज पढ़ी जहां पे बेल नहीं दी। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बताया गया इसके अंदर कि प्रोवाइडेड फर्दर कि कोर्ट में, कोर्ट की बात हो रही है, पुलिस की बात नहीं हो रही है, तो यानी इन सर्कमस्टांसेस में सिर्फ कोर्ट बेल पे छोड़ सकता है। कोर्ट उन जगह पे भी डायरेक्शन दे सकता है जो पर्सन रेफर करे गए हैं क्लॉज 2 में, यानी जिनको प्रीवियस कन्विक्शन हुई है। अभी 2 तरीके की प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज प्रॉपर, यानी इट इज जस्ट एंड प्रॉपर सो टू डू फॉर एनी अदर स्पेशल रीजन। कोई और अगर स्पेशल रीजन रखता है तो जो सेकंड कैटेगरी के अंदर लोग दिए गए हैं जिनको प्रीवियस कन्विक्शन हो चुकी है, जो 2 हम लोगों ने पढ़ी थी, उस जगह पे भी कोर्ट स्पेशल रीजन में उनको छोड़ सकता है। आगे लिखा हुआ है provided also that the mere fact that the accused person may be required for being identified by witnesses। अब ये बताया जा रहा है, ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज, इस वजह से कि अगर आपको उस पर्सन को पहचानवाने के लिए, गवाहों से पहचानवाने के लिए रिक्वायर्ड फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय विटनेसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी उस पर्सन को आप कुछ लोगों से पहचानवाना चाहते हो कि ये ऑफेंडर है या नहीं, उस वजह से पहचानवाना चाहते हो, या उसकी पुलिस कस्टडी आप चाहते हो 15 दिन के बाद भी, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा बेल पे छोड़ने से मना करने के लिए। आगे बोला गया प्रोवाइडेड ऑल्सो नो पर्सन शैल, अब बताया गया है किसी पर्सन को रिलीज नहीं किया जाएगा बेल पे अगर जिसके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हुए हैं कि उसने ऑफेंस किया है जो पनिशेबल विद डेथ है, जैसे मान लीजिए मर्डर को ऑफेंस कर दिया, तो अगर ऐसा ऑफेंस किया है जो पनिशेबल विद डेथ है या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इंप्रिजनमेंट है उसके अंदर 7 साल या उससे ज्यादा की, तो वहां पे बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने हुए उसको बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। हां, अगर 7 साल से कम उसके अंदर सजा बताई गई है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना जरूरी नहीं। सबसेक्शन 3 आता है, ये कह रहा है व्हेन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट। अब कह रहा है कि अगर जहां पे कोई इंसान अक्यूज बना है या सस्पेक्टेड है कोई ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए जिसके अंदर 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस है, 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, या अगर वो चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 17 में जाता है। चैप्टर 6, चैप्टर 7 यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर मर्डर आता है, ग्रीवियस हर्ट आता है, कल्पेबल होमिसाइड आता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, उसके साथ साथ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट हो गया, स्टेट के अगेंस्ट अगर ऑफेंसेस किए गए तो उसको बेल पे छोड़ा जाता है इसके सबसेक्शन 1 में।
तो जब उसको छोड़ा जाएगा तो उसके ऊपर द कोर्ट शैल इम्पोज कंडीशन, तब उसके ऊपर कर शर्तें लगाई जाएंगी। यानी जब उसको छोड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कंपलसरी कंडीशंस लगाई जाएंगी। किस तरीके के कंडीशंस? कि जब जब उसको बुलाया जाएगा वो अटेंड करेगा कोर्ट, उसके साथ साथ सिमिलर ऑफेंस नहीं कमिट करेगा, उसके साथ साथ दैट सच पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट और थ्रेट, जो गवाह होंगे उनको किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंड्यूसमेंट नहीं करेगा, उनको थ्रेट नहीं करेगा, डराएगा धमकाएगा नहीं। उसके अलावा कोई और भी दूसरी शर्त जो है कोर्ट लगा सकता है। तो ये कौन लगाएगा? कोर्ट लगा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उससे बोला गया कि तुम बाहर नहीं जाओगे जब तक तुम्हारा केस चल रहा है, तुम इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाओगे, तो इस तरीके की शर्त लगाई जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया है? एन ऑफिसर और कोर्ट, जो भी ऑफिसर या कोर्ट छोड़ रहा होगा किसी पर्सन को बेल पे, इसके सबसेक्शन 1 में या सबसेक्शन 2 में, तो शैल रिकॉर्ड, तो वो क्या करेगा? जब वो छोड़ेगा तो शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग, तो राइटिंग में इसका रीजन रिकॉर्ड करेगा। इसलिए रीजन रिकॉर्ड किया जाता है कि जो ऊपरी कोर्ट होंगी वो देख लेंगी कि क्या इसके अंदर कोर्ट ने या ऑफिसर ने अपना डिस्क्रेशन जो है सही तरीके से अप्लाई किया है, जुडिशियल माइंड सही तरीके से अप्लाई किया है कि नहीं, इन राइटिंग हिज और इट्स रीजन और स्पेशल रीजन फॉर सो डूइंग। उसके बाद आती है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है? एनी कोर्ट, ध्यान रखिएगा, एनी कोर्ट विच हैज रिलीज्ड अ पर्सन ऑन बेल, जिस कोर्ट ने, कोर्ट की बात हो रही है, ऑफिसर की बात नहीं हो रही है, पुलिस ऑफिसर की, जिस कोर्ट ने बेल पे छोड़ा होगा अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में किसी पर्सन को, में वो कर सकता है क्या? इफ इट कंसिडर्स इट इज नेसेसरी सो टू डू, अगर उसको जरूरी लगता है ऐसा करना, डायरेक्ट दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड, मतलब कि उसकी बेल को कैंसिल कर सकता है। तो यानी जिस कोर्ट ने इसके सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में किसी को अगर बेल पे छोड़ा है तो वो उसकी बेल कैंसिल भी कर सकता है। तो जिस कोर्ट ने छोड़ा है वही कोर्ट कैंसिल कर सकता है। तो इससे क्या मतलब हमें पता चला? इससे हमें यह पता चला कि पुलिस ऑफिसर जो है बेल को कैंसिल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है? एनी कोर्ट, ना कि पुलिस ऑफिसर। बाकी हर जगह पे देखिए क्या बोल रहा है? एन ऑफिसर और कोर्ट, एन ऑफिसर और कोर्ट, लेकिन यहां पे देखिए खाली क्या बोल रहा है? एनी कोर्ट। तो यानी अगर पुलिस ऑफिसर ने रिलीज किया होगा बेल पे तो कोर्ट उसे कौन से कैंसिल नहीं कर सकता। एनी कोर्ट विच हैज रिलीज्ड अ पर्सन, जिसने रिलीज किया है, उसके साथ साथ अगर के साथ साथ बेल को कैंसिल करने का जो पावर है वो कोर्ट के पास है, पुलिस के पास नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें पता चली। अगर पुलिस ने किसी को बेल पे छोड़ा है तो कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है, जिस कोर्ट ने छोड़ा है। बाकी ऊपरी कोर्ट तो कर सकती है। 483 BNSS के अंदर जैसे कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है, लेकिन जिस कोर्ट ने रिलीज किया है उस कोर्ट के पास, यानी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उस बेल को कैंसिल कर दे। फर्दर पुलिस जो है इसके अंदर बेल को कैंसिल नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है इसका? इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय अ मैजिस्ट्रेट, कोई ऐसा केस है जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल होगा, द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट कंक्लूडेड विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज, और उसके अंदर ट्रायल जो होगा वो 60 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाया है। फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स फॉर टेकिंग एविडेंस, जो फर्स्ट डेट लगाई गई थी एविडेंस लेने के लिए, इन केस सच पर्सन, तो उस जगह पे भी कि जहां पे कोई केस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट होगा और उसके अंदर 60 दिन हो चुके हैं लेकिन ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ट्रायल चला जा रहा है, तो उस जगह पे सच पर्सन शैल, यहां पे भी शैल का इस्तेमाल किया जाए, तो उस जगह पे भी उसको छोड़ा ही जाएगा। इफ ही इज इन कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ द सेट पीरियड, तो उसको छोड़ा ही जाएगा। लेकिन अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, फिर अगर मैजिस्ट्रेट नहीं छोड़ता है तो इसके लिए मैजिस्ट्रेट जो है एक रीजन जो है राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। अब इसके बाद लास्ट इसका सबसेक्शन आता है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन क्या कह रहा है? सबसेक्शन 7 ये कह रहा है इफ इट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, मान लीजिए कोई कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कंप्लीट हो गया लेकिन अभी उसके अंदर जजमेंट नहीं आया है। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद कोर्ट को यह समझ में आ गया है कि जिस पर्सन का ट्रायल चला है, और कोर्ट की ये ओपिनियन है, यानी रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, कोर्ट की ओपिनियन है कि उस पर्सन ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं कमिट किया है, तो ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, जजमेंट नहीं आया है, तो उस जगह पे भी ही शैल बी रिलीज्ड, वहां पे भी उसको छोड़ दिया जाएगा। इफ ही इज इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में होगा, ऑन द एग्जीक्यूशन बाय हिम ऑफ अ बॉन्ड, लेकिन एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। बॉन्ड क्या? एक लीगल एग्रीमेंट उससे साइन करवाया जाएगा। किस लिए साइन करवाया जाएगा? कि अगर कल उसको बुलाया जाता है जजमेंट सुनने के लिए तो वो आ जाएगा। पूछेंगे कि बेल कैंसिल कहां होती है, तो एक हम लोगों ने इसके सबसेक्शन 5 में पढ़ा, जिस कोर्ट ने दिया है वो बेल कैंसिल कर सकता है। अगर पुलिस ने दिया तब बेल कहां कैंसिल होगी, तो 483 BNSS या 439 CRPC में बेल कैंसिल हो सकती है।